मेरा नाम रेणुका चौहान है, उम्र 32 साल। और सच कहूँ तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मुझे किसी सड़क हादसे में नहीं, अपने ही घर की छत के नीचे लगा। पापा के 60वें जन्मदिन के लिए हमने जो फैमिली रियूनियन रखा था, उसके ठीक 3 दिन बाद मैं ऑफिस जाते हुए कैब में बैठी थी। बस यूं ही आदत से बैंकिंग ऐप खोला और स्क्रीन पर जो दिखा उसने मेरी सांसें रोक दीं। सेविंग्स अकाउंट बैलेंस RS 0। एक हफ्ता पहले उसी अकाउंट में RS 270 पड़े थे। 8 साल की कड़ी बचत, हर महीने काट काट कर रखा पैसा, मेरे सपनों के घर की पहली ईंट, सब कुछ एक झटके में गायब। मेरे हाथ कांपने लगे, उंगलियां सुन्न हो गईं और मैं बार बार स्क्रीन रिफ्रेश करती रही जैसे नंबर लौट आएंगे। नहीं आए। तभी मैंने खुद से कहा, अगर आप अभी इस कहानी में मेरे साथ हैं, तो एक सेकंड निकालकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं और वहाँ अभी क्या टाइम है, क्योंकि जो आगे हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ अलग अलग रूप में होता है। अब सुनिए शुरुआत से, ताकि आप समझ सकें कि उस दिन मैंने वो फैसला क्यों लिया जो मैंने कभी सोच भी नहीं था। मैं बेंगलुरु में एक डेटा एनालिस्ट हूँ, एक प्राइवेट टेक कंपनी में। मेरी दुनिया नंबरों, शीट्स और रिपोर्ट्स की है, जहाँ हर चीज का सबूत होता है। मेरे घर वाले बाहर से सादा सुथरा परिवार लगते थे। पापा रमेश चौहान, रिटायर्ड बैंक मैनेजर। मम्मी सुनीता, घर संभालने वाली, रिश्ते जोड़कर रखने वाली और हर बात के आखिर में एक ही लाइन बोलने वाली, परिवार पहले। मेरे छोटे भाई दीपक को घर में हमेशा होशियार लड़का, बस मौका चाहिए वाली टैगलाइन मिली। और मुझे मुझे मिला तू तो समझदार है वाला तमगा, जो सुनने में तारीफ लगता है, लेकिन असल में जिम्मेदारी की जंजीर होता है। मैंने 16 की उम्र से ट्यूशन पढ़ाए, कॉलेज में स्कॉलरशिप पकड़ी, नौकरी लगी तो EMI से पहले SIP बनाई, दोस्तों की ट्रिप्स टाली, शॉपिंग कार्ट खाली किए और खुद को हर बार समझाया, थोड़ा और रुक जा, अपना घर बस कुछ कदम दूर है। 17 की थी तब पापा ने मेरा अकाउंट खुलवाया और बहुत प्यार से बोले थे, बेटा, को ऑनर में मेरा नाम भी जोड़ देता हूँ, इमरजेंसी में काम आएगा। वो बैंक वाले ठंडे ठंडे भरोसे के साथ बोले थे और मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। आखिर पापा ही तो हैं, भरोसा ही तो परिवार की पूंजी होती है, यही तो मुझे सिखाया गया था। साल बीतते गए और वही भरोसा धीरे धीरे मेरी जेब तक पहुंच गया। कभी कहा गया, घर की मरम्मत के लिए थोड़ी मदद कर दे। कभी दीपक की फीस में गैप रह गया। कभी हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ गया। कभी बस इस बार संभाल ले, अगली बार नहीं मांगेंगे। मैं देती गई, क्योंकि मेरे पास नौकरी थी, सैलरी थी और घर वालों की नज़र में यही सबसे बड़ा अपराध था कि मैं स्थिर थी। मैं हर ट्रांजैक्शन एक्सेल में नोट करती थी, डेट, अमाउंट, किस लिए? क्योंकि मुझे कंट्रोल चाहिए था, कम से कम अपनी जिंदगी पर। और फिर भी दिल के किसी कोने में मेरा सपना जिंदा था। बेंगलुरु के आउटर रिंग की भीड़ से थोड़ा बाहर, एक छोटा सा घर, बालकनी में गमले, किचन में धूप और दरवाजे की चाबी सिर्फ मेरे हाथ में। मैंने टारगेट रखा था, डाउन पेमेंट के लिए कम से कम 50 लाख। आयशा से ये 270 तक पहुंचना मेरे लिए जीत जैसा था। मैंने 3 घर देख भी लिए थे। तीसरा वाला, सफेद रंग की दीवारें, छोटा सा गार्डन स्पेस और एक ऐसी खामोशी जो शहर में दुर्लभ होती है। मैंने मन ही मन वहां अपने कदमों की आवाज सुन ली थी। सोच रखा था, पापा की बर्थडे पार्टी के बाद ऑफर डाल दूंगी। वही पार्टी, वही दिखावटी मुस्कानें, वही रिश्तेदारों के सवाल, शादी कब करोगी? अभी भी किराए पर, इतना कमा के भी घर नहीं लिया? मैं हंसकर टालती रही, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, पापा और दीपक बार बार एक कोने में फुसफुसाते, मेरी तरफ देखते, फिर नजरें हटा लेते, जैसे कोई स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा रही हो और याद दिलाया जा रहा हो कि मुझे बस चुप रहना है। पार्टी के आखिर में मेरी बुआ, हेमा बुआ, जो हमेशा सच बोल देती थीं, मेरे हाथ को दबाकर बस इतना बोली, रेणु, अब सावधान रहना। मैंने हंसकर कहा, किससे? बुआ ने जवाब नहीं दिया, उनकी आंखों में अजीब सा अफसोस था। 3 दिन बाद वही अफसोस मेरे फोन की स्क्रीन पर R0 बनकर बैठ गया। मैंने उसी पल बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल किया। उधर से आवाज आई, बिल्कुल प्रोफेशनल, बिल्कुल ठंडी, मैम,
कल आपके सेविंग्स अकाउंट से Rs 4031 का ट्रांसफर हुआ है। यह ट्रांजैक्शन अकाउंट के को ओनर द्वारा ऑथराइज किया गया है। मेरा गला सूख गया। को ओनर, मैंने धीमे से पूछा, जबकि मुझे जवाब पता था। जी मैम, मिस्टर रमेश चौहान। मेरे अपने पापा। मेरे कानों में खून की धड़कन गूंजने लगी। लेकिन मैंने कोई ट्रांसफर नहीं किया, कोई ओटीपी नहीं, कोई अप्रूवल नहीं। उधर से वही लाइन, मैम, जॉइंट अकाउंट में सेकेंडरी होल्डर को फुल एक्सेस होता है। कॉल कटते ही मैंने पापा को फोन लगाया। उन्होंने 2 रिंग में उठाया, जैसे उन्हें इंतजार ही था। मैं सीधे मुद्दे पर गई। पापा, मेरे अकाउंट का बैलेंस 0 है। ये क्या किया आपने? उधर हल्की सी हंसी। वो हंसी जो तब आती है जब सामने वाले का दर्द आपको छोटी बात लगता है। हमने ज्यादा जरूरत में यूज किया रेणु। दीपक फंस गया था। तू तो नौकरी करती है, फिर कमा लेगी। उस एक वाक्य ने मेरे अंदर कुछ तोड़ नहीं दिया, कुछ खोल दिया, जैसे सालों से बंद पड़ा दरवाजा अचानक क्लिक करके खुल जाए। मैंने बहुत शांत आवाज में कहा, ठीक है पापा, फिर आप भी तैयार रहिए। और उसी पल मेरे दिमाग में एक ही तस्वीर चमकी। मेरे सपनों का घर, मेरी 8 साल की मेहनत और किसी और की जरूरत के नाम पर छीना गया मेरा भविष्य। अब आगे जो हुआ वो सुनकर आप तय करेंगे कि गलती मेरी थी या उनकी, क्योंकि अगले ही दिन मेरे पास ऐसा सबूत आया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। और फिर एक शाम हमारे घर की डोरबेल बजी। उस कॉल के बाद मैं कुछ मिनट तक बस पार्किंग लॉट की दीवार घूरती रही। बेंगलुरु की गर्म हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी, लेकिन मुझे ठंड लग रही थी। दिमाग में एक ही लाइन घूम रही थी, तू फिर कमा लेगी, जैसे मेरी मेहनत एटीएम की स्क्रीन हो जहां से जब चाहें पैसे निकाल लो। मैंने उसी पल तय कर लिया, अब ये कहानी भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलेगी। और अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं, तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं सुन रहा रही हूँ। क्योंकि आगे जो हुआ वो मेरे लिए बेटी और परिवार से बढ़कर नागरिक और अपराध की कहानी बन गया। मैं ऑफिस लौटी नहीं, सीधे कैब ली और अपने अपार्टमेंट आ गई। दरवाजा बंद करके पहली बार रोना आया, लेकिन आंसू भी नहीं निकले। जैसे शरीर ने कह दिया हो, पहले लड़ाई लड़, बाद में टूटना। मैंने लैपटॉप खोला, बैंक की ईमेल इनबॉक्स चेक की। वहां ट्रांजैक्शन कॉन्फर्मेशन नाम की मेल थी। मैंने अटैचमेंट डाउनलोड किया। उसमें एक डिजिटल ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट था और नीचे सिग्नेचर रेणुका चौहान लिखा था। मेरा नाम, मेरे नाम जैसी टाइपिंग, लेकिन वो मेरा नहीं था। मैंने अपने हाथ की लकीरें देखीं, जैसे खुद को याद दिला रही हूं कि मैं असली हूं और ये डॉक्यूमेंट नकली। उसी समय मुझे अपने दोस्त की याद आई, मनन वर्मा। मनन मेरे कॉलेज टाइम का दोस्त था। अब बेंगलुरु में ही एक लॉ फर्म में काम करता था, फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर केस देखता था। मैंने उसे कॉल किया। उसने आवाज सुनते ही समझ लिया, कुछ बड़ा है। रेणु, तू कांप क्यों रही है? क्या हुआ? मैंने एक एक करके सब बताया, जॉइंट अकाउंट, ट्रांसफर, पापा का नाम, डिजिटल सिग्नेचर, और वो हंसी। मनन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रेणु सुन, जॉइंट अकाउंट में को ऑनर को एक्सेस हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने तेरी पहचान का इस्तेमाल करके डिजिटल सिग्नेचर बनाया है या तेरे लॉगिन से कोई एक्टिविटी की है, तो ये सीधा आइडेंटिटी फ्रॉड बन जाता है और बैंक को एक सीमित टाइम विंडो में डिस्प्यूट चाहिए होता है। अभी टाइम मत गंवा। मेरा पेट सिकुड़ गया। पर वो मेरे पापा हैं, मनन। मैं उन्हें रेणु, उसने मुझे बीच में रोका। ये फैसला अभी मत कर। अभी बस अपने अधिकार बचा। अगर तू चुप रही तो कल ये फिर होगा और फिर कोई भी तुझे सीरियस नहीं लेगा। मैं चुप हो गई। उसकी बात में एक ठंडी सच्चाई थी। मैंने कहा, मुझे क्या करना है? उसने तुरंत लिस्ट बना दी। 1, बैंक में फ्रॉड डिस्प्यूट फाइल कर, लिखित में। 2, डॉक्यूमेंट और ईमेल के मेटाडेटा का एनालिसिस करवा, ताकि साबित हो सके सिग्नेचर किस डिवाइस से बना। 3, अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर, कहीं तेरे नाम पर लोन या कार्ड तो नहीं। क्रेडिट रिपोर्ट? मेरे दिल की धड़कन तेज हुई। हाँ, ऐसे केस में लोग एक ट्रांसफर पर नहीं रुकते। उसी रात मैंने बैंक की फ्रॉड टीम को मेल कर दी। सब्जेक्ट में साफ लिखा, अनऑथराइज्ड ट्रांसफर प्लस सस्पेक्टेड आइडेंटिटी मिसयूज। मैंने अटैचमेंट, स्क्रीनशॉट और टाइमलाइन सब जोड़ दी। फिर
मैंने अपने ऑफिस की एक सीनियर कलीग को मैसेज किया, सना खान। सना डेटा सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक में तेज थी। मैंने उससे कहा, सना, मुझे पर्सनल हेल्प चाहिए, बहुत जरूरी। वो तुरंत मान गई। अगले दिन सुबह ऑफिस से पहले हम एक कॉफी शॉप में मिले। मैंने उसे डॉक्यूमेंट दिखाया। उसने बस एक नज़र में कहा, रेणु, ये सिर्फ ट्रांसफर नहीं है, ये पूरा सिस्टम एक्सेस का मामला लगता है। क्या तुम पता कर सकती हो? मैंने लगभग फुसफुसाकर पूछा। हाँ, लेकिन सही तरीके से। मुझे ईमेल का ओरिजिनल हेडर और अटैचमेंट फाइल चाहिए, जैसे आया है वैसे। फॉरवर्ड मत करना, डाउनलोड करके शेयर करना। मैंने वहीं लैपटॉप खोला और उसे फाइल भेज दी। सना ने कहा, मुझे 2 घंटे दे। 2 घंटे मेरे लिए 2 साल जैसे थे। मैं लगातार मम्मी के मिस्ड कॉल देख रही थी। 6 मिस्ड कॉल, फिर 9, फिर 5। मैंने उठाया नहीं, क्योंकि मुझे पता था रोना, गिल्ट, परिवार, समझ, और फिर वही बात, दीपक का भविष्य। दोपहर को सना का कॉल आया। उसकी आवाज इस बार अलग थी, धीमी और गंभीर। रेणु, तू बैठी है? हाँ। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। ये डिजिटल सिग्नेचर तेरे किसी भी रजिस्टर्ड डिवाइस से नहीं बना। जो डिवाइस फिंगरप्रिंट है वो अलग है, और आईपी बेंगलुरु का नहीं है। मेरी सांस अटक गई। तो कहाँ का? ये आईपी ट्रेस काफी क्लियर है। ये पुणे के एक रेसिडेंशियल कनेक्शन से है। मेरे दिमाग में बिजली गिरी। मेरे माता पिता पुणे में रहते थे। और टाइम स्टैम्प? मैंने जैसे अपने मुंह से सवाल नहीं, किसी और की आवाज सुनी। सना ने कहा, सोमवार रात 3:47 AM। मैं सन्न रह गई। 3:47 AM, वही समय जब मैं सो रही थी। वही समय जब किसी ने मेरे नाम से हाँ लिख दी। सना ने आगे कहा, रेणु, ये टेक्निकल मिस्टेक नहीं है। किसी ने जानबूझकर तेरी डिजिटल पहचान का इस्तेमाल किया है। ये साइबर फ्रॉड के केस में जाता है, और अगर बैंक का सिस्टम लॉग दिखा देगा कि लॉगिन कहाँ से हुआ, तो तुम्हारे पास मजबूत केस है। मैंने आंखें बंद कीं। मेरे सामने पापा का चेहरा आया। वो बैंक मैनेजर वाला कॉन्फिडेंस, वो कंट्रोल, और फिर उनका वाक्य, तू फिर कमा लेगी। मैंने सना से कहा, क्या तुम ये रिपोर्ट लिखकर दे सकती हो? हाँ, मैं फॉर्मल फॉरेंसिक समरी बना दूंगी। पर रेणु, तू जो करने जा रही है, उसमें घर टूटेंगे। मैंने बिना हिचक कहा, घर तो पहले ही टूट गया है, बस अब दीवारें दिखेंगी। उसी शाम मैंने मनन को सना की रिपोर्ट भेज दी। उसने तुरंत जवाब दिया, अब बैंक और पुलिस दोनों को साथ चलना होगा। तू साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर। मेरा गला सूख गया। पुलिस, साइबर क्राइम, ये सब मैंने फिल्मों में देखा था, अपनी जिंदगी में नहीं। और फिर मम्मी का कॉल आया। इस बार मैंने उठा लिया, क्योंकि भागना अब विकल्प नहीं था। रेणु बेटा, उनकी आवाज कांप रही थी, तेरे पापा बता रहे थे तू बहुत गुस्से में है। सुन, हम परिवार हैं। दीपक का नुकसान, मैं बीच में ही बोल पड़ी। आवाज पहली बार कठोर हुई। मम्मी, मुझे 24 घंटे चाहिए। पापा ने जो पैसा लिया है पूरा वापस मेरे अकाउंट में आना चाहिए। नहीं तो मैं बैंक और साइबर क्राइम में ऑफिशियल कंप्लेंट कर रही हूँ। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर मम्मी की रोती हुई आवाज, तू अपने पापा के खिलाफ केस करेगी? लोग क्या कहेंगे? समाज में इज्जत? मम्मी, मैंने धीरे लेकिन साफ कहा, इज्जत तब होती है जब आप गलत ना करें। पापा ने मेरा पैसा नहीं लिया, उन्होंने मेरी पहचान चुराई है। ये अपराध है। पर बेटा, परिवार में ऐसा थोड़ी, परिवार में चोरी भी नहीं होती मम्मी। मेरे शब्द खुद मुझे चौंका रहे थे। मैं वही रेणुका थी, लेकिन जैसे किसी ने मेरी रीढ़ सीधी कर दी थी। मम्मी ने कहा, दीपक की हालत खराब थी, इसलिए। दीपक की हालत खराब थी तो वो मेहनत करता, मेरे नाम पर रात 3:47 बजे साइन नहीं करता। मम्मी रोने लगीं। तू हमें तोड़ देगी। मैंने एक लंबी सांस ली। नहीं मम्मी, मैं खुद को बचा रही हूँ। और मैंने कॉल काट दी। अगले 24 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे लंबे घंटे थे। पापा का कोई मैसेज नहीं, बस रिश्तेदारों के मिस्ड कॉल। बेटी होकर इतनी पढ़ाई, पैसा ही सब कुछ। मेरे फोन पर नैरेटिव तैयार हो रहा था, और मैं जानती थी ये नैरेटिव मुझे पागल, लालची और बिगड़ी बेटी बना देगा। लेकिन मेरे पास अब एक चीज थी जो उनके पास नहीं थी, सबूत। 24 घंटे पूरे हुए, पैसा वापस नहीं आया। अगली सुबह मैं सीधे साइबर क्राइम पोर्टल और बैंक की ब्रांच गई।
बैंक में मैंने लिखित शिकायत दी, डिस्प्यूट फॉर्म भरा, सना की फॉरेंसिक रिपोर्ट अटैच की और यह भी लिखा कि मैं किसी को भी मेरे अकाउंट का एक्सेस नहीं देती और ये ट्रांजैक्शन मेरी जानकारी सहमति के बिना हुआ है। वहां बैठे मैनेजर ने मुझे ऊपर से नीचे देखा, जैसे मैं कोई घरेलू झगड़ा लेकर आई हूं। लेकिन जब उसने 3:47 AM और पुणे IP पढ़ा, उसकी पलकों का आत्मविश्वास थोड़ा गिरा। उसने कहा, मैम, हम इसको फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में मार्क करेंगे। करिए, मैंने कहा, और मुझे रसीद, केस रेफरेंस नंबर सब चाहिए। पहली बार मैंने किसी सिस्टम से डरकर नहीं, सिस्टम की भाषा में बात की। फिर मैंने साइबर क्राइम में कंप्लेंट दर्ज की, डिजिटल आइडेंटिटी मिसयूज, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, संभावित क्रेडेंशियल एक्सेस। कंप्लेंट सबमिट होते ही मेरे पास एक रेफरेंस नंबर आया। स्क्रीन पर नंबर देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिला। कम से कम अब ये मेरी भावना नहीं, मेरी शिकायत थी। उसी शाम मनन का मैसेज आया, रेणु, अब एक और काम, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट तुरंत निकाल, अभी। मैं तुरंत सिबिल क्रेडिट रिपोर्ट लॉगिन करने लगी। OTP आया, मैंने टाइप किया, रिपोर्ट खुली और मेरे हाथ से फोन लगभग छूट गया। मेरे नाम पर एक पर्सनल लोन दिख रहा था, आरएस बीच शारट हाउसर, 6 महीने पहले, एक्टिव। मैं कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। मेरा गला सूख गया, दिमाग बस एक ही सवाल चिल्ला रहा था, मैंने तो कभी। और तभी मुझे समझ आया, ये सिर्फ मेरा सेविंग्स अकाउंट नहीं था, ये मेरी पूरी पहचान थी, जिसे घर के अंदर से किसी ने धीरे धीरे खोखला किया था। मैंने मनन को कॉल किया, आवाज टूट रही थी। मनन, मेरे नाम पर लोन है, मैंने कभी नहीं लिया। उधर से उसकी सांस भारी हुई। मैंने कहा था ना, ये लोग एक बार शुरू करें तो रुकते नहीं। रेणु, अब ये मल्टीपल काउंट्स बनेंगे, तू मजबूत रहे। और एक बात, अब जो भी होगा वो सिर्फ परिवार नहीं रहेगा। मैं खिड़की के पास गई। बाहर बेंगलुरु की रात चमक रही थी, ट्रैफिक की लाइट्स बह रही थीं, लोगों की जिंदगी चल रही थी और मेरी जिंदगी एक नई लाइन में बट गई थी, पहले और बाद में। मैंने फोन नीचे रखा, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कीं और खुद से कहा, अब पीछे हटने का मतलब है हमेशा के लिए हार मान लेना। और तभी मेरे दरवाजे की डोरबेल बजी, रात के 10 बजे। एक पल को मेरा दिल रुक गया। मैंने पीपहोल में देखा और जो चेहरा मुझे दिखा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन थी, कमेंट में लिखिए और लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब जो हुआ वो मेरे लिए सिर्फ केस नहीं, सीधा सामना था। डोरबेल की आवाज जैसे मेरे सीने के अंदर भी बज गई। रात 10:11, बेंगलुरु की गलियों में आमतौर पर सन्नाटा नहीं होता, लेकिन मेरे फ्लैट के बाहर उस पल एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने बिना आवाज किए पीपहोल से देखा और मेरे पेट में जैसे बर्फ जम गई। बाहर दीपक खड़ा था, वही मेरा छोटा भाई, जिसे बचाने के नाम पर मेरे 8 साल की कमाई उड़ा दी गई थी। उसके साथ मम्मी भी थीं, हाथ में एक छोटा सा बैग, चेहरा ऐसा जैसे रो रोकर सूख गया हो और आंखों में वो पुरानी आदत, गिल्ट का ताला। मेरे हाथ दरवाजे की कुंडी तक गए, फिर रुक गए। दिमाग ने कहा, मत खोल। दिल ने कहा, शायद बात सुन ले। और फिर मेरे अंदर की वो नई आवाज आई जो पिछले 2 दिन में पैदा हुई थी। पहले सुरक्षा, फिर संवेदना। मैंने चेन लगाकर दरवाजा बस थोड़ा सा खोला। रेणु, मम्मी ने तुरंत बोलना शुरू किया, तू फोन नहीं उठा रही, हमें डर लग रहा था। दीपक ने मेरी आंखों में देखा भी नहीं, वो सीधे अंदर झांकता रहा, जैसे ये घर उसका भी हो। मैंने अपनी आवाज जितनी शांत रख सकती थी, रखी। आप यहाँ कैसे? मम्मी हकलाईं। पापा ने भेजा नहीं, हम खुद आए। बात बिगड़ रही है बेटा। दीपक ने आखिर बोल दिया, दीदी, तू ये सब पुलिस वुलिस के चक्कर में क्यों डाल रही है? पैसे वापस कर देंगे, बस तू कंप्लेंट हटा ले। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुझे लगा कि ये मेरा भाई नहीं, ये एक डील करने आया आदमी है। कितने पैसे? मैंने पूछा। दीपक ने पल भर को आंखें झपकाईं। जो भी। धीरे धीरे। मैंने कटाक्ष नहीं किया, सिर्फ सच रखा। दीपक, मेरे अकाउंट से Rs 40,27,257 गायब हुए हैं और मेरे नाम पर Rs 20,000 का लोन चल रहा है। तुम धीरे धीरे किसको बोल रहे हो? मम्मी की आवाज ऊंची हो गई। रेणु, ये घर की बात है, घर की बात घर में सुलझती है। मैंने बिना गुस्सा दिखाए कहा, घर की बात में रात 3:47 बजे
मेरे नाम से डिजिटल साइन नहीं होता मम्मी। मम्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। दीपक ने धीरे से कहा, पापा ने कहा था ये टेक्निकल। मैंने हंसी नहीं, क्योंकि ये मजाक नहीं था। टेक्निकल क्या? मेरी पहचान चुराना? दीपक ने झुंझलाकर कहा, दीदी तू समझ क्यों नहीं रही? पापा ने ये सब तेरे भले के लिए, मतलब हमारे भले के लिए। मम्मी तुरंत जोड़ने लगी, परिवार में एक दूसरे का सहारा बनते हैं बेटा। तू तो समझदार है। वही पुरानी लाइन, वही हथियार। मैं समझदार नहीं, मैं इस्तेमाल की गई हूं। मेरे मुंह से निकल गया, और जैसे ही मैंने वो कहा, मेरी आंखें नम हो गईं, लेकिन मैंने खुद को संभाला। आप लोग अंदर नहीं आएंगे, बात यहीं होगी। मम्मी ने बैग आगे किया। देख, हम तेरे लिए प्रसाद लाए, तेरी पसंद के लड्डू, और ये पापा का लेटर। मैंने लेटर नहीं लिया, मैंने बस इतना कहा, मेरे पास 24 घंटे थे, आपने कुछ नहीं लौटाया, अब केस चल रहा है, आप वापस जाइए। दीपक का रंग बदल गया। तो तू सच में पापा को फंसाएगी? उसकी आवाज में गुस्सा था, डर भी। मैं किसी को नहीं फंसा रही, मैंने कहा। मैंने सच रिपोर्ट किया है। मम्मी रोने लगीं। बेटा, समाज में इज्जत, रिश्तेदार, तेरी शादी। मैं कुछ सेकंड चुप रही, फिर मैंने सबसे साफ लाइन बोली, जो मेरे अंदर महीनों से अटकी थी। मम्मी, मेरी जिंदगी का मकसद लोगों की बातों से आपका चेहरा बचाना नहीं है। मेरा मकसद अपना भविष्य बचाना है। दीपक ने फुसफुसाकर कहा, दीदी, पापा ने बताया तू डिप्रेशन में है, इसलिए। मैंने उसे घूरा। तो ये नैरेटिव भी तैयार कर दिया कि मैं पागल हूं ताकि उनका अपराध छुप जाए। मम्मी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। रेणु, तू हमारी बच्ची है। मैंने पीछे हटकर कहा, मैं 32 की हूं मम्मी। बच्ची बोलकर आप मुझे जिम्मेदारी देती रहीं, अधिकार नहीं। मैंने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आते ही मेरे घुटने कमजोर पड़े, लेकिन मैं गिरी नहीं। मैंने पानी पिया, लैपटॉप खोला और मनन को मैसेज किया। वो लोग मेरे दरवाजे तक आ गए, प्रेशर बढ़ेगा। मनन ने तुरंत जवाब दिया, यही उनकी रणनीति है। अब तू लिखित में सब रख, कॉल रिकॉर्ड, मैसेज स्क्रीनशॉट, सब। मैंने उसी रात सारे व्हाट्सएप चैट्स, मिस्ड कॉल लॉग और मम्मी के वॉइस नोट्स एक फोल्डर में सेव कर दिए। अगले दिन सुबह बैंक की फ्रॉड टीम का कॉल आया। मैम, हमने आपकी शिकायत को हाई प्रायोरिटी पर लिया है। हमें आपके अकाउंट को अस्थायी रूप से फ्रीज करना पड़ेगा और एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। मैंने कहा, करिए, और मेरे जॉइंट होल्डर की एक्सेस तुरंत हटाइए। उसने थोड़ी हिचक के साथ कहा, मैम, उसके लिए। मैंने काट दिया, कानूनी प्रक्रिया जो भी है, मुझे लिखित में दीजिए। मैंने साइबर क्राइम में कंप्लेंट दर्ज कर दी है, मेरे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है। एक पल को उसकी आवाज बदल गई। समझ गया मैम, हम डिटेल्स मेल कर रहे हैं। उसी दिन मुझे साइबर क्राइम सेल से ईमेल आया, आपकी शिकायत रिव्यू में है, अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। मैंने सना की रिपोर्ट, बैंक डॉक्यूमेंट और सीआईबिल स्क्रीनशॉट सब अपलोड कर दिए। शाम तक एक कॉल आया। इस बार नंबर पुणे का था। मैं इंस्पेक्टर शालिनी देशमुख बोल रही हूँ, साइबर क्राइम पुणे। आपकी कंप्लेंट हमारे जुरिस्डिक्शन में भी आती है, क्योंकि एक्सेस और आईपी पुणे से ट्रेस हो रहा है। आप कल वीडियो कॉल पर स्टेटमेंट दे सकती हैं? मेरा दिल जोर से धड़का। अब ये आधिकारिक हो रहा था। हाँ, बिल्कुल। अगले दिन वीडियो कॉल में इंस्पेक्टर शालिनी ने एक एक सवाल पूछा। किस दिन ट्रांसफर, कितने बजे, जॉइंट अकाउंट, किसने कब क्या कहा, क्या आपके पास उस रात के लोकेशन प्रूफ हैं? मैंने उन्हें अपने ऑफिस के लॉग, कैब रसीद और फोन लोकेशन हिस्ट्री तक दे दी। मैं डेटा एनालिस्ट थी और पहली बार मेरा प्रोफेशन मेरे काम आया। मैंने अपनी ही जिंदगी की टाइमलाइन एक रिपोर्ट की तरह बना दी। इंस्पेक्टर ने अंत में कहा, रेणुका जी, ये मामला सिर्फ ट्रांसफर का नहीं लग रहा, ये एक्सेस, क्रेडेंशियल मिसयूज और इम्पर्सनेशन का भी हो सकता है। और आपके नाम पर जो RS 20 लाख का पर्सनल लोन दिख रहा है, वो अलग FIR की तरह ट्रीट होगा। हम बैंक से KYC और एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हैं। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? उसने कहा, आप शांत रहें और किसी दबाव में आकर कंप्लेंट वापस नहीं लें। ये सबसे कॉमन ट्रिक होती है, परिवार का दबाव। मैंने हल्की हंसी हंसी। मैडम, दबाव तो अब रोज आएगा। उसने बिल्कुल प्रोफेशनल टोन में कहा, तभी तो कानून है।
उसी शाम व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में धमाका हुआ। किसी ने, शायद पापा ने, मेरे बारे में मैसेज डाल दिया। रेणुका मानसिक तनाव में है, गलत कदम उठा रही है, परिवार की इज्जत खराब कर रही है, कृपया उसे समझाएं। और नीचे रिश्तेदारों के रिप्लाई, अरे ये क्या कर रही, पिता के खिलाफ, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी पैसे ने बिगाड़ दिया। मैं स्क्रीन देखती रही और एक एक शब्द मेरे भीतर पुराने रेणुका को चोट पहुंचा रहा था। लेकिन नई रेणुका ने बस एक चीज की, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, सेव किया, क्योंकि ये भी सबूत था नैरेटिव बनाने का। फिर मैंने ग्रुप में एक ही मैसेज भेजा, बिना गाली, बिना चीख। मैंने किसी की इज्जत खराब नहीं की। मेरे नाम से बिना अनुमति ट्रांजैक्शन और डॉक्यूमेंट्स बने हैं। मेरे पास बैंक और डिजिटल फोरेंसिक के सबूत हैं। कृपया अफवाहें न फैलाएं। जो सच जानना चाहता है वह मुझसे सीधे पूछ सकता है। और मैंने ग्रुप म्यूट कर दिया। अगले 3 दिन एक अजीब तनाव में निकले। बैंक ने बताया कि उन्होंने संदिग्ध ट्रांजैक्शन को फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में डालकर डेस्टिनेशन अकाउंट पर होल्ड लगाने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर शालिनी ने कहा कि वे डिवाइस और आईपी लॉग के आधार पर नोटिस भेज रही हैं। मनन ने सलाह दी कि मैं अपने सारे पासवर्ड बदलूं, 2FA ऑन करूं और क्रेडिट फ्रीज अलर्ट लगाऊं। मैंने सब किया, लेकिन असली डर कुछ और था। पापा का अगला कदम, क्योंकि पापा बैंक मैनेजर रह चुके थे। उन्हें सिस्टम पता था, उन्हें लोग पता थे, और उन्हें यह भी पता था कि रिश्ता कैसे हथियार बनता है। चौथे दिन बुआ हेमा का कॉल आया। रेणु, उनकी आवाज धीमी थी, जैसे कोई भरी सभा में फुसफुसा रहा हो। बुआ, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तू सुन, तेरे पापा ने घर में सबको बुलाया है। दीपक नया फ्लैट लेने वाला है। बड़ा फंक्शन, गृह प्रवेश जैसा। वो चाहते हैं सब लोग आए, ताकि इज्जत बनी रहे। मेरा खून गर्म हो गया। नया फ्लैट? बुआ ने सांस खींचकर कहा, हाँ, बानेर के पास, बहुत महंगा। और रेणु, मुझे शक है वही पैसे। मैंने उसे रोक दिया। बुआ, मुझे पूरा पता है। फिर मैंने पूछा, फंक्शन कब? इस शनिवार, शाम 7 बजे। मेरे दिमाग में वही सीन चला, लोग, तालियां, दीपक ने मेहनत की, और पर्दे के पीछे मेरा पैसा। मैंने बुआ से कहा, धन्यवाद, आपने मुझे बताया, बस यही काफी है। कॉल कटते ही मैंने मनन को फोन किया। अगर वो गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो मेरा पैसा वहां लगा है। मनन का जवाब तेज था, और अगर तू चाहती है कि सच सबके सामने आए, तो ये मौका है। लेकिन सोच समझकर, तू सुरक्षित रहे। मैंने इंस्पेक्टर शालिनी को कॉल किया। मैडम, एक अपडेट है। शनिवार को पुणे में एक फंक्शन है, जहां आरोपी और उनके परिवार मौजूद होंगे। अगर आपके पास कार्रवाई का कोई स्टेज है? इंस्पेक्टर ने बिना भावुक हुए पूछा, कितने लोग? कम से कम 30-40 रिश्तेदार। कुछ सेकंड चुप्पी। फिर उसने कहा, ऐसे मामलों में हम आमतौर पर घर पर नोटिस पिकअप करते हैं, ताकि ड्रामा न हो। लेकिन अगर आरोपी कहानी बदल रहा है और पीड़ित को बदनाम कर रहा है, तो पब्लिक सेटिंग में कार्रवाई कभी-कभी जरूरी हो जाती है, विटनेस के लिए। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ सच सामने आए, क्योंकि वो मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, आप पुणे आ सकती हैं? हाँ, मैंने उसी रात की ट्रेन बुक की। और हाँ, यहाँ मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपके साथ ऐसा होता, तो आप क्या करते? ए, चुपचाप पैसे वापस लेकर रिश्ता बचाने की कोशिश करते, या बी, कानूनी रास्ता चुनकर सच को सामने आने देते, चाहे परिवार टूट जाए। कमेंट में ए या बी लिखिए, क्योंकि आपकी सोच जानना मुझे भी ताकत देगा। शुक्रवार शाम मैं पुणे पहुंची। बुआ हेमा ने मुझे स्टेशन से पिक किया। रास्ते भर वो कहती रहीं, रेणु, मुझे डर लग रहा है, तेरे पापा बहुत गुस्से में हैं। मैंने कहा, बुआ, डर मुझे भी है, लेकिन मैंने पहली बार सही डर चुना है। चोरी का डर नहीं, अपने अधिकार खोने का डर। हम बुआ के घर रुके। रात को नींद नहीं आई। दिमाग में बस एक ही चीज, कल 7 बजे, अगली शाम, शनिवार, 6:23 पर हम उस सोसाइटी के बाहर थे। बानेर का इलाका, नई नई बिल्डिंग्स, गार्ड के पास लिस्ट, गेट के अंदर चमकती लाइटें। मैं अंदर नहीं गई। मैं कार में बैठी रही, क्योंकि इंस्पेक्टर ने कहा था, आप तब आई जब हम संकेत दें। मेरे हाथ में एक फाइल थी, मेरी टाइमलाइन, बैंक डिस्प्यूट, सना की फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीआईबिल लोन का स्क्रीनशॉट, फैमिली ग्रुप वाले मैसेज।
6 मील पर बुआ ने धीरे से कहा, देख, वो रहे। मैंने देखा। पापा रमेश चौहान, कुर्ता पायजामा में, सीना तान कर, जैसे वो अब भी मैनेजर हों और ये उनकी ब्रांच का उद्घाटन हो। मम्मी साड़ी में, चेहरे पर वही कृत्रिम मुस्कान। दीपक लोगों से हाथ मिला रहा था, जैसे किसी ने उसे सच में सफलता दी हो। मेरे भीतर कुछ टूटा नहीं, कुछ ठंडा हुआ। 7:08 पर इंस्पेक्टर शालिनी का मैसेज आया, हम प्रवेश कर रहे हैं, आप 7:20 पर अंदर आइए। मेरे गले में गांठ थी। 7:20 पर मैं और बुआ लिफ्ट से ऊपर गए। फ्लैट के दरवाजे पर गृह प्रवेश की तोरण, फूल और मिठाई की खुशबू। अंदर लोग हंस रहे थे, ढोल ताशा नहीं था, लेकिन संगीत चल रहा था। किसी ने मुझे देखते ही पहचान लिया। कुछ फुसफुसाहटें। ये वही है, पुलिस वाली बेटी। मैं सीधे अंदर नहीं गई। मैं दरवाजे के पास खड़ी रही। तभी मैंने देखा, इंस्पेक्टर शालिनी और 2 कांस्टेबल अंदर आए, बिल्कुल प्रोफेशनल, बिना चिल्लाए। संगीत एकदम नहीं रुका, लेकिन लोगों की आवाज धीमी हो गई। इंस्पेक्टर ने तेज मगर साफ आवाज में पूछा, रमेश चौहान कौन है? पापा ने मुस्कान के साथ कदम बढ़ाया। जी, मैं। कोई बात? जैसे उन्हें यकीन हो कि वो बात घुमा देंगे। इंस्पेक्टर ने अपना आई कार्ड दिखाया। आपके खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत डिजिटल इम्पर्सनेशन, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन और डॉक्यूमेंट फोर्जरी की शिकायत है। हमें आपसे पूछताछ करनी है। अभी कमरे में जैसे हवा रुक गई। मम्मी ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, ये हमारा पारिवारिक। इंस्पेक्टर ने बिना असभ्यता के कहा, मैम, कृपया बीच में न आइए। पापा का चेहरा 1 सेकंड के लिए सख्त हुआ। फिर वो अपनी पुरानी चाल में लौटे। ये मेरी बेटी का वहम है, वो मानसिक तनाव में। और यही वो पल था जब मैं आगे बढ़ी। मैंने चुपचाप अपनी फाइल किचन काउंटर पर रख दी और पहली बार पूरे कमरे में अपनी आवाज उठाई। मैं यहाँ हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सभी की निगाहें मुझ पर। पापा का चेहरा जैसे पत्थर हो गया। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा। आप रेणुका चौहान? जी। क्या आप कहती हैं कि आपके नाम से 3:47 AM पर डिजिटल सिग्नेचर बनाया गया? हाँ, मैंने कहा, और इसका फॉरेंसिक सबूत मेरे पास है। मैंने सना की रिपोर्ट का प्रिंट आगे किया। आईपी पुणे का है और डिवाइस मेरी नहीं। एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने हकलाकर कहा, ये सब क्या है? दीपक के दोस्त, कुछ रिश्तेदार, सब चुप। पापा ने कोशिश की, ये सब गलत। इंस्पेक्टर ने दूसरा पेपर निकाला। बैंक से हमें लॉग मिले हैं। उसी समय आपके घर के नेटवर्क से एक्सेस हुआ है। और मैडम, उसने मेरी तरफ इशारा किया, इनके नाम पर IRS 20 लाख का पर्सनल लोन भी है, जिसके डॉक्यूमेंट्स अभी वेरिफिकेशन में हैं। मम्मी की चीख निकल गई, नहीं, ये झूठ है। दीपक का चेहरा पीला पड़ गया। लोन? उसने मुझे देखा, जैसे पहली बार समझ रहा हो कि मामला कितना बड़ा है। इंस्पेक्टर ने पापा से कहा, आप हमारे साथ चलेंगे। पापा ने आवाज ऊंची की, मेरी इज्जत, मेरे सामने, ये सब ड्रामा? इंस्पेक्टर ने बस एक लाइन कही, जो मेरे भीतर हमेशा के लिए बैठ गई। कानून ड्रामा नहीं होता सर, कानून हिसाब होता है। कांस्टेबल आगे बढ़े। लोग पीछे हटते गए, जैसे किसी ने शीशा तोड़ दिया हो और सच की हवा अंदर आ गई हो। पापा ने आखिरी कोशिश की, रेणुका, तू ये कर रही है? उनके स्वर में हैरानी नहीं थी, धमकी थी, मालिकाना था। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, नहीं पापा, आपने ये किया, मैंने बस रिपोर्ट किया। उसी पल इंस्पेक्टर ने उनसे कहा, आपको थाने चलना होगा, आप चाहें तो अपने वकील को सूचित करें। मम्मी रो रही थीं। दीपक सन्ना, रिश्तेदारों के चेहरे पर शौक, शर्म और कुछ के चेहरे पर गुस्सा। पर वो गुस्सा अब मेरे लिए मायने नहीं रखता था। पापा को ले जाया गया। कमरे में फुसफुसाहट उठी, अपने ही बेटी के पैसे, ये फ्लैट, तो ये सब। दीपक के एक दोस्त ने धीरे से कहा, भाई, ये सच है? दीपक के पास जवाब नहीं था। मैंने वहां कोई लंबा भाषण नहीं दिया। मैंने बस अपनी फाइल उठाई और बुआ के साथ बाहर निकल आई। लिफ्ट में बुआ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रेणु, तू कांप रही है। मैंने देखा, सच में मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, बुआ, मैं डर रही हूं, लेकिन भाग नहीं रही। उस रात मैं बुआ के घर लौटी और पहली बार 2 हफ्तों बाद गहरी सांस ली। अगले हफ्ते चीजें तेजी से चलीं।
बैंक की फ्रॉड टीम ने लिखित में कंफर्म किया कि ट्रांजैक्शन अनऑथराइज्ड है और रिवर्सल प्रोसेस शुरू होगा। सिबिल वाले लोन पर डिस्प्यूट उठा और बैंक से केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए। इंस्पेक्टर शालिनी ने बताया कि पापा से पूछताछ में कई बातें कन्फ्लिक्ट कर रही हैं। मनन ने कहा, रेणु, अब पीछे मत हटना। अब ये इमोशनल सेटलमेंट नहीं, लीगल रेजोल्यूशन है। मुझे मम्मी के मैसेज आने लगे, कभी रोते हुए, कभी गुस्से में। तू हमें मिट्टी में मिला देगी। लोग थूकेंगे। दीपक की जिंदगी बर्बाद। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने एक बात समझ ली थी। जो लोग आपको अपराध पर चुप रहने को कहते हैं, वो आपकी शांति नहीं, अपनी सुविधा बचा रहे होते हैं। 2 महीने बाद एक सुबह मेरे फोन पर बैंक का नोटिफिकेशन आया। मेरा नया अकाउंट, सिर्फ मेरे नाम से। उसमें क्रेडिट हुआ, आर्स वाली 5527। स्क्रीन पर नंबर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू नहीं थे, ये थकान के आंसू थे, जैसे किसी ने मेरा बोझ वापस मेरे हाथ से लिया हो। उसी दिन मुझे मेल आया कि आर्स 20,000 वाला लोन फ्रॉड मानकर होल्ड पर है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसे हटाने की प्रक्रिया जारी है। मैं वहीं कुर्सी पर बैठकर देर तक स्क्रीन देखती रही। पैसे लौट आए थे, लेकिन मैं वैसी नहीं रही थी, और शायद यही सबसे जरूरी था। पुणे में दीपक का नया फ्लैट, जिसका गृह प्रवेश उस दिन होना था, उस पर भी सवाल उठ गया। सोसाइटी में बात फैल गई। रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। कुछ ने मुझे चुपके से कॉल करके कहा, रेणु, हमें नहीं पता था। और कुछ ने कहा, फिर भी पिता। मैं बस इतना कहती, फिर भी कानून। समय के साथ एक नई सच्चाई बनी। मेरे परिवार की परिभाषा बदली। मम्मी ने कुछ महीनों बाद एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें अगर तुम्हें दुख हुआ जैसे शब्द थे। लेकिन हम गलत थे नहीं था। मैंने जवाब में सिर्फ एक लाइन लिखी, जहां जिम्मेदारी नहीं, वहां रिश्ता सुरक्षित नहीं। दीपक ने एक बार मिलने की कोशिश की और शुरू में बोला सॉरी, फिर 5 मिनट में पापा के लिए कुछ कर दे। पर आ गया। मैं खड़ी हो गई और कहा, तुम्हारी सॉरी की कीमत मुझे फिर से नहीं चुकानी। और मैं चली गई। फिर आया मेरा असली सपना, घर। इस बार मैं किसी के नाम से नहीं, किसी की इमरजेंसी से नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत से। मैंने बेंगलुरु लौटकर 3 महीने में घर फाइनल किया। सरजापुर रोड के पास एक छोटा सा घर, ज्यादा दिखावा नहीं, लेकिन मेरे नाम की रजिस्ट्री, मेरे कंट्रोल का ताला, मेरी बालकनी में सुबह की धूप। जिस दिन मुझे चाबी मिली, मैं खाली घर में बैठकर देर तक रोती रही। बाहर ट्रैफिक था, अंदर सन्नाटा, और उस सन्नाटे में मुझे पहली बार अपना होना महसूस हुआ। बुआ हेमा उस दिन मेरे लिए एक छोटा पौधा लाई, गुलाब का। बोली, घर की शुरुआत फूल से। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा, बुआ, आप ही मेरी फैमिली हैं। अब मैं इस कहानी के आखिर में आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बिल्कुल सीधे। कुछ परिवार प्यार नहीं करते, वो निवेश करते हैं और फिर रिटर्न मांगते हैं। कुछ रिश्ते रिश्ते नहीं होते, वो सिस्टम होते हैं, जहाँ एक इंसान देने के लिए चुना जाता है और बाकियों को लेने की आदत डाल दी जाती है। अगर आप इस वीडियो को सुनते हुए कहीं भी रुके और आपके अंदर एक छोटी सी आवाज बोली, ये तो मेरे साथ भी होता है, तो प्लीज उसे दबाइए मत। अपने पैसों की सुरक्षा कीजिए, अपने दस्तावेजों की सुरक्षा कीजिए, और सबसे जरूरी अपने मन की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि जो आपको दोषी महसूस कराकर लूटता है, वो प्यार नहीं करता, वो नियंत्रित करता है। और हाँ, अगर आप यहाँ तक मेरे साथ आए हैं, तो एक बार कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सीमा चुनूंगा, चुनूंगी। ये छोटा सा वाक्य आपके लिए एक वादा बन सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, ये किसी के जीवन का मोड़ होती हैं, और शायद किसी और के लिए चेतावनी भी। और अब आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी परिवार के सामने ना कहा है? कहा है तो क्या हुआ? नहीं कहा तो किस बात का डर है? मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, हर एक। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक अपना हक बचाइए, अपनी शांति बचाइए, और याद रखिए, सीमा तय करना बेवफाई नहीं, बचाव है।